हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी का थीम 6 जिसका टाइटल है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस का पार्ट सेकंड। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि भक्ति सूफी जो ट्रेडिशन था वो कैसे इमर्ज्ड हुआ। लोग जो है जो ब्राह्मणिकल एक एरिस्टोक्रेसी बनी हुई थी, एक जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसके अगेंस्ट में लोग कैसे खड़े हुए, उनके उनके जो भी थॉट्स थे उनके अगेंस्ट में जो अलवर्स एंड मतलब कि उधर साउथ में अलवर्स एंड नैनार्स जो है इमर्ज्ड हुए, और भी तमाम टाइप के लीडर्स जो पोएट सेंट्स थे उनका किस टाइप से इमर्जेंस हुआ, उन्होंने उनका क्या क्या योगदान रहा इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, वो सारी चीजें हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखी। अब हम इसके आगे देखेंगे कंट्री के और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, नॉर्थ में और अलग साइड में, किस साइड में क्या हो रहा था, कहाँ पे कौन से लोग इमर्ज्ड हो रहे थे, फिर किस टाइप से चेंजेस आ रहे थे। हम धीरे धीरे इसके एकदम मिडिवल तक, उसके बाद फिर जो है जो तुर्क्स आए, मुगल्स आए, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम चैप्टर में आगे पढ़े इससे पहले कि जो लोग वीडियो पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। इसकी थर्ड हेडिंग है द वीराशैवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। इसके पहले आप तमिलनाडु में देख चुके हैं कि तमिलनाडु में किस तरीके से सूफी ट्रेडिशंस का जो है जो भक्ति सूफी ट्रेडिशंस थे, भक्ति मूवमेंट्स वो किस तरीके से इमर्ज्ड हुए, किस तरीके से स्प्रेड हुए। अब हम देखते हैं कर्नाटका में जो भक्ति ट्रेडिशंस था, भक्ति मूवमेंट था, वो कैसे इमर्ज्ड हुआ। ठीक है, इमरजेंस ऑफ अ न्यू मूवमेंट लेड बाय भासावन्ना। ठीक है, भासावन्ना एक लीडर थे, आप रिलीजियस लीडर मान सकते हैं, बोल सकते हैं इनको भासावन्ना। ठीक है, और ये इनका टाइम पीरियड है 1106 से लेके 68 तक का, और ये कोर्ट मतलब कि कोर्ट में मिनिस्टर थे, और वो कोर्ट किसका था, कालाचूरी रूलर थे। ठीक है, कर्नाटका के कालाचूरी रूलर थे, उनके कोर्ट में ये मिनिस्टर थे भासावन्ना। ठीक है, ये क्या हुए, ये एक रिलीजियस लीडर के रूप में कर्नाटका में इनका इमरजेंस हुआ। ठीक है, और जो इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, उनको मेनली क्या बोला जाता था, वीराशैवा बोला जाता था, वीराशैवा या लिंगायत बोला जाता था। ठीक है, वीराशैवा मीन्स होता है जो है जो हीरोज ऑफ शिवा होते थे, जो कि शैव को फॉलो करते थे, उनको वीराशैवा बोल। और इसका दूसरा जो है वो है लिंगायत। लिंगायत जिसका मेनली होता था जो कि वियरिंग ऑफ लिंगास, यानी कि जो लिंग धारण करते हैं, यानी कि शैव। ठीक है, आपने शिव जी की लिंग पूजा के बारे में भी देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, तो ये मेनली क्या थे, जो वीराशैवा थे, इन्होंने चैलेंज किया आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन को, यानी कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज फैले हुए थे पूरी समाज सोसाइटी में, ठीक है, उसको इन्होंने चैलेंज किया। जो कास्टिज्म फैला था जिसमें कि ब्राह्मण्स अपर कास्ट माने जाते थे, और जो एक पॉल्यूशन वाला ट्रेडिशन फैला था कि जो अनटचेबल्स होते हैं वो पॉल्यूटेड होते हैं, तो इन सारी चीजों को इन्होंने नकारा। ठीक है, और जो लिंगायत था वो एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी था, एक मतलब कि कर्नाटका जो स्टेट था, एक रीजन था, उसमें लिंगायत एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी होती थी जिसमें कि शिव की पूजा की जाती थी। ठीक है, उनको एज अ लिंग मान के उसकी पूजा की जाती थी, और जो बहुत ज्यादा इसके डिवोटी होते थे वो मेनली एक आपने गांव में देखा होगा, या बहुत सारे ऐसे पंडित या और भी लोगों को देखा होगा, एक जनेऊ होता है ना उनके लेफ्ट साइड से ऐसे जाके कान में फंसा के, तो वो मेनली ये लोग पहनते थे, और उसमें एक छोटा सा लिंग जो है सिल्वर कलर का, वो उसको वो छोटा सा टांगते थे, लूप एक। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे जो बहुत डिवोटी होते थे, जो है इस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, वो जो है क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मोंक्स जैसे घूमते थे बुद्धिस्ट जैनिज्म में, वैसे ये लोग भी घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, और अपनी चीजों को, अपने थॉट्स को स्प्रेड कर रहे थे। और इन्होंने मेनली जो इनके जो है क्वेश्चन जो खड़ा किया कास्ट और पॉल्यूशन या ब्राह्मणिकल आइडियाज थॉट्स को लेके, उसमें इन्होंने जो ब्राह्मणिकल एक टेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, आपने नाम सुना होगा, जानते होंगे, धर्मशास्त्रास। ठीक है, तो धर्मशास्त्रास और धर्म में जो है
बताया गया है कि मरने के बाद जो है जो क्रीमेशन प्रिस्क्राइब किया गया है कि जला देने से क्या होती है, हमारी बॉडी जो पंचतंत्र से मिली है वो पंचतंत्र में विलीन हो जाती है। तो इन्होंने इस चीज को जस्ट डिनाई किया करने से, ये इसके जस्ट अगेंस्ट में, बल्कि इन्होंने क्या किया, उसको गाड़ देना ज्यादा सही माना कि नहीं हम जलाएंगे नहीं, हम गाड़ देंगे डेड बॉडी को, ठीक है। और जो एक रीबर्थ की थियरी होती है पुनर्जन्म की, इन्होंने उसके ऊपर भी क्वेश्चन खड़ा किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इनकरेज किया पोस्ट पुबर्टी मैरिज को, यानी कि जो पहले उस टाइम पीरियड पे कुछ बाल विवाह हो जाते थे ये उसके अगेंस्ट में थे। इन्होंने पोस्ट पुबर्टी मैरिज को इनकरेज किया और विडो री मैरिज को भी, कुछ औरतें विधवा हो जाती थी, उनकी शादी से कुछ बहुत कम उम्र में, बचपन में ही किसी की शादी हो गई और वो विधवा हो गई तो फिर उसको पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ता था। तो इन्होंने विडो री मैरिज को भी इनकरेज किया और पोस्ट पुबर्टी मैरिज को भी काफी ज्यादा इनकरेज किया, ठीक है। और इनका जो है, इनके जो मेनली फॉलोअर होते थे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन ही होते थे, मेन एंड वुमेन दोनों इनके फॉलोअर होते थे। और इन्होंने जो है इनके जो फॉलोअर्स थे मेन एंड वुमेन, उन सब ने मिलके एक वचनास करके एक जो है टेक्स्ट सबने कंपोज्ड किया कन्नड़ में, कन्नड़ लैंग्वेज में इस टेक्स्ट को इन्होंने कंपोज किया, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसका टाइटल है रिलीजियस फर्मेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अब हमने देख लिया तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अब हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस जो है क्या चल रहा था, उस नॉर्थ इंडिया में रिलीजन का क्या हाल था, वहां पे कैसे लीडर्स इमर्ज हो रहे थे, ये सारी चीजें, ठीक है। इसी पीरियड में जब हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, तो उसमें जो है विष्णु और शिवा दो इम्पोर्टेंट डेइटीज थे, इनकी काफी वर्शिप की जाती थी, काफी सारे टेम्पल्स बने थे, बहुत सारे जो नॉर्थ में रूलर्स थे उनके सपोर्ट से काफी सारे इनके टेम्पल्स बने थे, लोग इनकी पूजा करते थे, ठीक है। 14th सेंचुरी तक अलवर्स और नैनार्स का इधर साइड में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में कुछ राजपूत स्टेट्स इमर्ज्ड होने लगे, ठीक है। जब राजपूत स्टेट्स इमर्ज्ड हुए तो इन स्टेट्स में क्या था कि ब्राह्मण्स को एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दी गई, ठीक है। अब राजपूत स्टेट्स हैं तो उसमें जो इंडियन धर्मसूत्रास या धर्मशास्त्रास के अकॉर्डिंग जो डिवीजन है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ब्राह्मणास को एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दी गई, और एक इतनी इम्पोर्टेंट कि उसको किसी नॉर्मल या किसी बाहर से आए हुए रिलीजियस लीडर्स के द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता था। मतलब समझ रहे हैं, उनकी पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी राजपूत स्टेट्स में, ठीक है। उसके बाद इसी टाइम पे कुछ और रिलीजियस लीडर्स आए धीरे धीरे करके, जो कि डायरेक्टली ब्राह्मण्स का जो फ्रेमवर्क था उस पे वो डायरेक्टली उन्होंने कोई वर्क नहीं किया नॉर्थ इंडिया में, लेकिन फिर भी कुछ नए रिलीजियस लीडर्स आए, जिसमें कि नाथ्स हो गए हमारे, ठीक है, नाथ हो गए, जोगीज हो गए, सिद्धार्थ हो गए, ठीक है। ये कुछ नए रिलीजियस लीडर्स इमर्ज्ड हुए, और ये जो लीडर्स थे ये कोई मेनली ऐसे नहीं कि जैसे बुद्धा वगैरह थे किसी भाई अच्छी जगह से, मतलब कि जो बुद्धा वगैरह क्या थे कि एक जो है चीफ थे, जो गनाज होते थे संघास, उनके हेडमैन जो होते थे उनके बेटे थे, तो काफी ऑलरेडी मतलब एक राजा महाराजा की फैमिली से आते थे। तो इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं था नॉर्थ में जो भी रिलीजियस लीडर्स आ रहे थे, ये सब क्या थे कि ये नॉर्मली आते थे आर्टिसनल ग्रुप से। आर्टिसनल ग्रुप्स मतलब मेनली जो आते थे उसमें वीवर्स हो गए, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया, क्राफ्ट पर्सन जो हो गए, वीवर्स हो गए, तो ये आर्टिसनल ग्रुप से मेनली ये नाथ, जोगी, सिद्धार्थ ये सब आते थे। तो उस समय यहां से क्यों आए, आर्टिसनल ग्रुप से क्यों आए, क्योंकि क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था तो ये उस टाइम पीरियड पे काफी ज्यादा इमर्ज हो रहा था, बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था। तो इससे क्या होता था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, ठीक है, सेंट्रल एशिया का वेस्ट एशिया के साथ, मतलब कि हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, डेवलप हो रहा था। तो इन लोगों की सोच जो है, जब अलग अलग जगहों पे जाते थे ये लोग, ठीक है, ट्रेड करते थे, नए नए लोगों से मिलते थे, तो इनकी सोच डेवलप हो रही थी, इनकी सोच थोड़ा डिफरेंट होके सोच रहे, मतलब कि ये और भी चीजों के बारे में सोच रहे थे, नए नए कल्चर्स को जान रहे थे। तो इन्होंने थोड़ा सा ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में काम किया, उनके अगेंस्ट खड़े हुए, इन्होंने जो है जो अथॉरिटी ऑफ वेदास थी उस पर क्वेश्चन किया इन्होंने, ठीक है, कि भाई कि वेदास ही एक सुपीरियर नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो इन्होंने अपना चीजें बताई लोगों को,
उसको बताने के लिए इन्होंने मेनली ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज किया, जैसे कि वेदास वगैरह में एक संस्कृत लैंग्वेज यूज की गई है, तो जो कि नॉर्मल कॉमन पीपल को, ऑर्डिनरी पीपल को कम ही समझ में आती है। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज किया चीजों, लोगों को अपनी बातें समझाने के लिए, बताने के लिए। उसके बाद फिर इसी टाइम पे एक नया ट्रेडिशन आया। क्या एक नया ट्रेडिशन, क्या आप बोल सकते हैं कि एकदम नया सिचुएशन आ गया। कैसे कि कमिंग ऑफ तुर्क्स, यानी तुर्क्स आए 13th सेंचुरी में। जब तुर्क्स आए तो सिचुएशन एकदम उलट गई, ठीक है। तो तुर्क से आने से क्या हुआ कि कमिंग ऑफ सूफीज, ठीक है, सूफी सेंट्स का आगमन हो गया इंडिया में, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि अलग अलग पार्ट में, सिग्निफिकेंट पार्ट में अलग अलग टाइप के सूफीज, यानी कि कुछ जो मुस्लिम डेवलपमेंट्स थे, सूफीज डेवलपमेंट्स थे, वो भी स्टार्ट हो गए। बहुत सारे राजपूत स्टेट्स थे जिनकी पावर जो है बहुत ज्यादा कम हो गई, और जो ब्राह्मण्स थे उन किंगडम्स में, वो भी मेनली उनकी पावर भी उनके साथ ही कम हो गई, और नए नए सूफी जो ट्रेडिशंस था उनमें उनका जो है डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी सेकंड हेडिंग पे, जिसका टाइटल है न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस। अभी तक हमने कर्नाटका, तमिल, इन सब ट्रेडिशंस के बारे में देखा, जो भी भक्ति मूवमेंट्स उस टाइम पीरियड पे चले। अब हम देखते हैं इस्लामिक ट्रेडिशंस के बारे में, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट हेडिंग है फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। इस हेडिंग में हम देखते हैं कि इन 711 यानी 711 में मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर्ड किया, यानी सिंध पे विजय प्राप्त की। और 13th सेंचुरी में तुर्क्स जो थे और अफगान थे, तुर्क और अफगान्स मिलके उन्होंने इस्टेब्लिश्ड किया दिल्ली सल्तनत 13th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद मेनली जो ये मुस्लिम रूलर्स होते थे, अब इसमें भी हम देखते हैं इनका जो है, जैसे कि अभी तक हमने भक्ति मूवमेंट्स वगैरह, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या था, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो था, तो जो मुस्लिम रूलर्स थे वो मेनली गाइड किए जाते थे उलेमास के द्वारा, ठीक है। उलेमा होते थे, जो शेरिया होता था अकॉर्डिंग टू शेरिया, यानी कि जो कुरान होता है मुस्लिम्स में, उसको जो जानने वाले होते हैं, उसके जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको शेरिया बोला जाता है। और जो उलेमाज होते थे, यानी कि काजी हो गए, उलेमा हो गए, तो जो उलेमाज होते थे, जो मेनली शेरिया जो होता था, यानी कि कुरान के रूल एंड रेगुलेशंस होते थे, उसको जो है जो मुस्लिम रूलर्स होते थे, जो भी उनके एम्परर होते थे, उनको जो है गाइड करते थे वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा एक जिम्मी। जिम्मी मतलब कि जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते हैं कि माइनॉरिटीज होते हैं जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे क्या थे, जिम्मी होते थे जिनको कि प्रोटेक्शन मिलती थी। जिम्मी का मतलब ही होता है प्रोटेक्टेड। तो जिम्मी एक कैटेगरी हुआ करती थी उस टाइम पीरियड पे, जिनको कि प्रोटेक्शन मिलती थी इंग्लिश रूलर्स के द्वारा, ठीक है। और इनको अपने प्रोटेक्शन के बदले में मेनली टैक्स पे करना पड़ता था, जिस टैक्स को क्या बोलते हैं, जिजिया, ठीक है। तो जिजिया इन्हें टैक्स पे करना होता था। और ये जो जिम्मी होते थे, यानी कि जो माइनॉरिटीज या जो प्रोटेक्टेड जो है कैटेगरीज होती थी, उसमें मेनली आपके हिंदू हो गए, ज्यूस हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ये सारे होते थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता था कि ऐसा नहीं कि ये बस ये जो है इंग्लिश रूलर्स जो थे वो यहाँ के लोगों के लिए, यानी कि वो ऐसा नहीं था कि वो बस अपने आप को ज्यादा जो है फ्लरिश कर रहे थे। वो अपने आप के साथ मतलब कि वो इस पूरे स्टेट को, पूरी कंट्री को, उनका जितना भी पार्ट था उसका पूरा अपने लोग समझ के वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे वो कोई लूटपाट करने आए थे, ठीक है। तो वो तमाम तरह के उन्होंने लैंड इंडोवमेंट्स किए, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने लैंड जो है टैक्स जो है, जो एग्जिम्पशंस किए, जो ग्रांटेड टैक्स होते थे, जो हिंदू, जैन और भी जो क्रिश्चियन, ज्यूस, बहुत सारी कास्ट होती थी, उन पे जो तमाम टाइप के जो है टैक्स लगते थे, उन टैक्सों को कुछ कम किया उन लोगों ने, ठीक है। बहुत सारे लैंड ग्रांट्स किए और भी बहुत सारी सोशल सर्विस जैसी चीजें उन्होंने की, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुलवाए। और ये जो ग्रांट्स हैं, लैंड ग्रांट्स वगैरह, तमाम टाइप के टैक्स जिनको हटाया गया, कुछ टैक्स जो लगाए गए, ये आप अकबर और औरंगजेब के टाइम पीरियड में ज्यादा देखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, द पॉपुलर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, ठीक है। अब हम देखते हैं इस्लाम को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस्लाम जो लोग फॉलो करते हैं उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती क्या है, मेनली उन्हें क्या करना होता है। तो जो इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए मेनली 5 पिलर्स होते हैं फेथ के,
ठीक है, सबके अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इस्लाम में क्या होते हैं कि फेथ के 5 पिलर होते हैं जिसे फॉलो करना होता है। उसमें से एक होता है कि गॉड जो है वो एक है, जिसको आप अल्लाह कहो, मोहम्मद कहो, प्रोफेट मोहम्मद हो गए, अल्लाह हो गए, मतलब आप कुछ भी बोलो, गॉड बोलो, लेकिन कुछ भी हो, बट क्या है, भगवान एक है, गॉड एक है, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, शहादा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, यानी कि एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, जिसको कि इनके ये जो प्रेयर्स ऑफर करते हैं उसको नमाज या सलात बोलते हैं, ठीक है। तो नमाज काफी पॉपुलर वर्ड है, तो आप लोग नमाज जानते होंगे। तो एक दिन में 5 बार इनको नमाज पढ़नी होती है। गिविंग एल्प्स, यानी कि जकात एक जो है टैक्स होता था जो सिर्फ मुस्लिमों पे लगाया जाता था, ठीक है। जब मुस्लिम रूलर्स आए तो इन्होंने मुस्लिमों पे सिर्फ एक जो है लगाया, एक रिलीजियस टैक्स था ये मेनली। तो गिविंग एल्म्स यानी जकात एक रिलीजियस टैक्स था, वो देना होता था। फास्टिंग इन रमजान, जिसको कि क्या बोलते थे, सैम करके, ठीक है। तो रमजान जो कि 1 महीने का पूरा रमजान का महीना होता है, जिसमें कि फास्ट रखना होता है, जिसको कि रोजा बोला जाता है। तो रोजा रखना, ठीक है। परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू द मक्का, मुस्लिम्स जो होते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशन, उसका सबसे ज्यादा आप बोल सकते जो सेक्रेड प्लेस है उसको मक्का को माना जाता है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक ट्रू मुस्लिम हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक बार मक्का पे, यानी कि वहां जाने का मतलब होता है उस ट्रेवलिंग को हज बोलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है एक बार आपको हज की यात्रा अपने लाइफ टाइम में जरूर करनी चाहिए। तो ये भी एक 5 पिलर्स में से ये उसका लास्ट पिलर है, परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, यानी हज की यात्रा करना, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट हेडिंग, नेम्स फॉर कम्युनिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स आए, बहुत सारे जो है तमाम टाइप के लोग आते थे इंडिया में, इन्वेट करते थे, कुछ टाइम पीरियड तक रूल करते थे, फिर वो चले जाते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता था कि जैसे कि जो बाहर से मुस्लिम आ रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस मेनली क्या होता था कभी कि जैसे अभी एक कम्युनिटी हो गई है, एक मुस्लिम, एक हिंदू, ऐसे टाइप का उस टाइम पीरियड पे, या हिस्टोरियंस ऐसे चीजों को नहीं डिवाइड करते हैं कि ये हिंदू थे, ये मुस्लिम थे। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि जितने हैं बाहर, जितने भी मुस्लिम रूलर आए वो सब मुस्लिम में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हिस्टोरियंस ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कम्युनिटी वाइज जो है चीजें, वो जिस कंट्री से आए थे उस कंट्री वाइज उनका नाम हिस्टोरियंस के द्वारा रखा गया और उसी से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि जो तुर्किश रूलर्स आए थे, ठीक है, इंडिया में जो तुर्किश रूलर्स आए थे उनको क्या बोला गया, तुरुष्का बोला गया, ठीक है, उनको तुरुष्का बोला गया। और जो ताजिकिस्तान से आए थे उनको क्या बोला गया, ताजिका बोला गया, ठीक है। जो ताजिकिस्तान कंट्री से आए थे उनको ताजिका बोला गया। और जो पर्शिया से आए थे, ठीक है, उनको क्या बोला गया, पाराशिका बोला गया, ठीक है। पाराशिका या पैरासिका, आप कुछ भी बोलिए। तो जो पर्शिया से आए थे उनको पाराशिका बोला गया। और जो मेनली तुर्क्स एंड अफगान से आए थे, ठीक है, उनको क्या बोला गया, जो तुर्क्स एंड अफगान से आए थे उनको मेनली बोला गया सकाज एंड यवनास, ठीक है। यवनास मेनली जो ग्रीक से आए थे उनको स्पेशली बोला गया, और जो तुर्क एंड अफगान थे उनको सकाज बोला गया, और जो ग्रीक थे, ठीक है, उनको मेनली क्या बोला गया, यवनास बोला गया, जो ग्रीक रूलर होते थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये लोग जब इंडिया माइग्रेट करके आते थे तो नॉर्मल जो इंडियन पीपल होते थे, इंडियन ब्राह्मण्स होते थे, वो इन सबको एक अलग कम्युनिटी मलेच्छा, यानी कि आप देखते होंगे पुराने हमारे वेद पुराण, उसमें जो है अनटचेबल्स जो होते हैं उनको कई कई जगह पे मलेच्छा भी बताया गया है। तो ये वो लोग जो है जो इंडियन होते थे, इंडियन ब्राह्मण्स हो गए ये सब, तो वो इनको क्या बोलते थे, मेनली मलेच्छा बोलते थे, ठीक। मलेच्छास यानी कि ये अनटचेबल्स इनको मानते थे क्योंकि इनकी लैंग्वेज हमसे बिल्कुल डिफर थी। और जो ब्राह्मण्स थे यहाँ पे, जो प्रीस्ट थे और भी जो हिंदू रूलर्स थे, ठीक है, उनका मानना ये होता था कि ये जो इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से नहीं निकली हुई है। चूंकि वो संस्कृत से नहीं है इसलिए ये लोग क्या हैं, मलेच्छास हैं। और जो हिंदू जो है रिलीजियस चीजें होती हैं, हिंदू रिलीजन के जस्ट अपोजिट होता है इस्लाम। अगर आप देखेंगे तो काफी चीजें ऐसी हैं जो हिंदू जो है ट्रेडिशन जो है
ठीक है, रिलीजियस ट्रेडिशन, उसके जस्ट अपोजिट है इस्लामिक ट्रेडिशन। तो इसलिए भी ये लोग जो है इनको क्या मानते थे कि ये सब मलेच्छाज हैं, ठीक है। और ये इनके जो है जो रिलीजियस कैनोटेशन है वो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत सारे वेज थे, तो इसलिए ये इनको अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।